हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रीति ढुल। मेरे साथ आज आप कक्षा 10वीं के मैथ का अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं की प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न नंबर 1 व 2 इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। प्रश्न नंबर 1 क्या कहता है? निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए। यानी कि हमें कुछ संख्याएं दे रखी हैं, इन संख्याओं का हमें क्या करना है? एचसीएफ निकालना है। लेकिन ये एचसीएफ हमें किसका यूज़ करके निकालना है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके हमें एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम होता क्या है। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम होता है हमारा भाज्य बराबर है भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल। ये हमारा क्या होता है? सूत्र होता है किसका? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का। भाज्य हमारा वो होता है जिसको हम भाग करते हैं, भाजक वो होता है जिससे भाग करते हैं, भागफल को हम क्या कहते हैं? जो हमारा उत्तर आता है, जो हमारा क्वोशंट आता है, उसको हम भागफल कहते हैं। और भाग करने के बाद लास्ट में अगर हमारा कुछ बच जाता है या जीरो बचती है, कुछ भी बचता है, उसे हम क्या कहते हैं? शेषफल कहते हैं। तो भाज्य को हम इस चैप्टर के अंदर ए के नाम से पढ़ेंगे, भाजक को हम क्या कहेंगे? बी कहेंगे, जो हमारा भागफल होगा इसको हम क्यू कहेंगे, और शेषफल को हम क्या कहेंगे? आर कहेंगे। तो अब हमें क्या करना है? इन दोनों नंबर्स को, जो हमें नंबर दे रखे हैं, इसको हम क्या करेंगे? भाग करेंगे और हमारा एचसीएफ निकालेंगे। तो बड़े नंबर को क्या करते हैं? बड़े नंबर को भाग करेंगे किससे? छोटे नंबर से। तो 225 हमारा क्या हो गया? भाज्य हो गया, और 135 हमारा क्या हो गया? भाजक हो गया। अब ये किस पे जाएगा? एक पे जाएगा, तो क्या आ जाएगा? 135। 225 माइनस 135 करेंगे तो हमारा क्या बचेगा? 90 बचेगा। अब देखो 90 क्या है? एक छोटा नंबर है, 135 क्या? बड़ा नंबर है। और यहाँ पर भी कोई नंबर नहीं है कि हम उसको नीचे उतार लें और आगे डिवाइड कर लें। तो जब हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम लगाना होता है तो हम क्या करते हैं? ऐसी स्थिति आने पर जो ये हमारा भाजक था, इसे आगे जाके हम भाज्य बना लेंगे, और जो शेषफल आया है उसे क्या बना देंगे? भाजक। कैसे? 135 इसको क्या बना देंगे हम? हमारा भाज्य। और ये जो 90 है, जो हमारा शेषफल आया है, इसको हम क्या बना लेंगे? हमारा भाजक। अब इसको आगे भाग करेंगे तो ये किस पे जाएगा? ये फिर से चला जाएगा एक पे, ये आ जाएगा 90। 135 में से 90 अगर हम घटाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 45। अब वही सेम स्थिति आ गई, 45 छोटा नंबर और 90 बड़ा नंबर, तो आगे भाग कर नहीं सकते। तो क्या करेंगे? 90 को हम बना लेंगे हमारा भाज्य, और 45 को हम क्या बना देंगे? भाजक। 45 दूनी 90, ये आ गया हमारा 0। यानी कि हमें क्या करना है? तब तक भाग करना है जब तक हमारा लास्ट में शेषफल क्या न आ जाए? 0 न आ जाए। और ये जो शेषफल 0 आया है वो कौन से भाजक के कारण आया है? तो ये हमारा, जब हमने 45 को भाजक बनाया तब हमें क्या मिला है? शेषफल 0 मिला है। तो जो ये भाजक होगा, ये भाजक हमारा क्या कहलाएगा? उन नंबर्स का एचसीएफ कहलाएगा। तो हमारा एचसीएफ कौन होगा? 45 होगा। अब इसको क्या करेंगे हम? हमारे इस फार्मूले के अंदर रखेंगे। सबसे पहले हमने भाज्य किसको लिया था? 225 को लिया था, तो यहाँ पे लिखेंगे 225। जब भाज्य 225 था तो भाजक कौन था? 135 था, तो यहाँ पे लिखेंगे 135। गुणा में क्वोशंट यानी भागफल क्या आया था? 1। जमा में आर यानी कि रिमाइंडर क्या आया था? शेषफल क्या आया था? 90। तो जमा में क्या लिखेंगे? 90। फिर हमने क्या किया? 135 को क्या बनाया? भाज्य बनाया। तब 90 हमारा क्या बन गया? भाजक। और भागफल कौन आया? 1 आया। जमा में शेषफल कौन बचा? 45। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम? 45। फिर हमने क्या किया? 90 को बनाया भाज्य, 45 को बनाया हमारा भाजक, और जब हमारा 45 भाजक बना तो 2 क्या आया था? हमारा भागफल, और शेषफल कौन आई थी? 0। तो यहाँ पे किसने बनाया था? हमारा 0 शेषफल किसने दिया था? कौन से भाजक ने दिया था? 45 ने। तो एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा? 45। तो ये हो जाएगा हमारा उत्तर। इस तरह से हम क्या करते हैं? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का यूज़ करते हैं और एचसीएफ निकालते हैं। अब हम देखेंगे पार्ट सेकंड।
पार्ट सेकंड में हमारे नंबर हैं, एक है हमारा 196 और दूसरा है हमारा 38220। इसका भी हमें क्या करना है, एचसीएफ निकालना है, वही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके। तो क्या हो जाएगा, क्या लिखेंगे हम, भाज्य बराबर है भाजक गुना भागफल जमा शेषफल। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, ए, भाजक क्या होता है बी, भागफल को क्या कहते हैं क्यू, जमा में शेषफल को क्या कहेंगे आर। अब हम क्या करेंगे, हमारी भाग करेंगे, किसको करेंगे, 38220 को बड़े नंबर को किससे करते हैं, छोटे नंबर से भाग करते हैं। तो 196 से करेंगे भाग। तो सबसे पहले किस पे जाएगा, एक पे जाएगा, क्या आ जाएगा, 196 आ जाएगा। 382 घटा 196 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 186। अब 186 तो क्या है, छोटा नंबर, 196 क्या है, बड़ा नंबर। लेकिन यहाँ पे देखो आगे भी कोई नंबर है, इस नंबर को अब क्या करेंगे, नीचे उतारेंगे। तो कौन था, 2 था, तो 2 को कहाँ पे उतार लिया, नीचे उतार लिया। अब ये किस पे जाएगा, अब ये चला जाएगा हमारा 9 पे, 9 पे जाएगा तो हमारा आ जाएगा 1764। ठीक है, जब 1862 में से 1764 को हम घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 98 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें दिख रही है एक जीरो और भी है, तो क्या करेंगे, इस जीरो को उतारेंगे, क्योंकि जो 98 है ये छोटा नंबर रह गया और ये 196 क्या है, बड़ा नंबर। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 980। अब ये किस पे चला जाएगा, 5 पे चला जाएगा, क्या आ जाएगा हमारा 980। यानी कि 980 माइनस 980 करेंगे तो 980 घटेगा तो क्या होगा, जीरो बच जाएगा। यानी कि हमें देखो एक ही हमारा भाज्य रहा, एक ही भाजक रहा और एक ही बार में भागफल भी आ गया और शेषफल हमें मिल गई जीरो। तो हमें इसको दोबारा से अलग अलग भाग करना नहीं पड़ा। अब इसको पुट करेंगे तो हमारा भाज्य क्या कौन था, 38220 हमारा भाज्य था, भाजक हमारा कौन था, 196, भागफल कौन आया हमारा 195 और शेषफल क्या आया हमारा जीरो। तो कौन से भाजक ने हमें जीरो शेषफल दिया, 196 ने दिया। तो एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा, 196 हो जाएगा। ये हो गया हमारा उत्तर। अब हम देखेंगे पार्ट थर्ड। पार्ट थर्ड हमारा क्या है, 867 और 255 ये हमारे नंबर हैं। फिर हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम की सहायता से। तो क्या लिखेंगे, भाज्य बराबर है भाजक गुना भागफल जमा शेषफल। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हम इसको कराएंगे भाग। सबसे पहले हमारा बड़ा नंबर कौन हो जाएगा, 867 हो जाएगा। किस से भाग करेंगे, 255 से। तो किस पे जाएगा, ये चला जाएगा हमारा 3 पे, 3 पे जाएगा तो हमारा आ जाएगा 765। 867 में से 765 को अगर हम घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा 102। अब 102 क्या आ गया, हमारा छोटा नंबर आ गया, 255 क्या हो गया, बड़ा नंबर। और यहाँ पे कोई नंबर नहीं है नीचे उतारने के लिए, तो क्या करेंगे, 255 को तो हम हमारा भाज्य बना लेंगे, 102 को क्या बना देंगे, हमारा भाजक। किस पे चला जाएगा, 2 पे चला जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 204 आ जाएगा। जब 255 में से 204 को घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 51। अब 51 क्या आ गया, छोटा नंबर आ गया। 102 क्या हो गया, बड़ा नंबर। तो क्या करेंगे, 102 को तो हम बना लेंगे हमारा भाज्य और 51 को क्या बना देंगे, भाजक। किस पे चला जाएगा, 2 पे चला जाएगा, 2 पे जाएगा तो ये आ जाएगा 102। 102 घटा 102 करेंगे तो आ जाएगी हमारी जीरो। तो कौन से भाजक ने हमें शेषफल जीरो दिया, 51 ने दिया। तो एचसीएफ हमारा कौन हो जाएगा, 51। अब इन सबको यहाँ पे लिखेंगे। सबसे पहले हमारा भाजक कौन था, 867 था। तब हमारा भाजक कौन था, 255। भागफल कौन आया था, 3 आया था। जमा में शेषफल क्या था, 102। तो शेषफल क्या लिखेंगे हम, 102। फिर हमने 255 को क्या बनाया, हमारा भाज्य बनाया। तब 102 हमारा क्या था, भाजक था। और भागफल कौन आया हमारा, 2 आया। जमा में शेषफल क्या था हमारा, 51। तो ये आ गया हमारा 51। फिर हमने क्या किया, 102 को तो बनाया हमारा भाज्य, 51 आ गया हमारा भाजक। और भागफल कौन आया, 2। और शेषफल क्या रह गया, 0। तो हमारा एचसीएफ कौन हो जाएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे एचसीएफ हमारा हो जाएगा 51। तो ये हो जाएगा हमारा उत्तर। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 2। अब प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q/1 या 6q/3 या 6q/5 के रूप का होता है,
जहाँ क्यू कोई पूर्णांक हो, यानी कि ये जो क्यू दे रखा है ये क्या होगा, यहाँ पे कोई ना कोई पूर्णांक होगा। और हमें ये दर्शाना है, ये बताना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो होता है वो किस रूप का होता है, या तो 6 जमा 1 के रूप का होगा, या तो 6 जमा 3 के रूप का होगा, या फिर 6 जमा 5 के रूप का होगा। इनमें से किसी एक रूप का होगा। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगाएंगे। क्या लगाएंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय। तो क्या होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय, a इज इक्वल टू बी क्यू जमा में r। अब a आपको पता चल गया होगा, a क्या होता है हमारा भाज्य, b क्या होता है हमारा भाजक, q क्या होता है हमारा जो हमारा भागफल होता है, जमा में r क्या होता है हमारा शेषफल। अब बार बार हम उसको लिखेंगे नहीं, तो क्या हो गया, a इज इक्वल टू यानी कि a बराबर है बी क्यू जमा r। अब जो ये r होता है यानी कि जो शेषफल होता है वो क्या होगा, या तो 0 होगा, ठीक है, या तो हमारा शेषफल क्या आता है 0 आता है, या कभी कभी 0 ना आके कुछ और भी आ जाता है। तो या तो 0 आएगा, या फिर 0 से बड़ा कोई नंबर हो सकता है। लेकिन क्या होगा, जो हमारा b होता है, b यानी कि जो हमारा भाजक होता है, भाग करने वाला होता है, उससे हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। तो क्या होगा, जो हमारा r यानी कि जो शेषफल होगा वो 0 हो सकता है, 0 से बड़ा कोई नंबर हो सकता है, लेकिन जो भी हमारा b होगा, जो भी हमारा भाजक होगा, उस भाजक से छोटा ही होगा, ना तो उस भाजक के बराबर होगा ना उससे बड़ा होगा। ये होती है हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेय। अब देखो कैसे होगा, देखो मैं बता देती हूँ। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा 7, ये मैंने इसको क्या किया 2 से डिवाइड किया, 2 3 जा क्या आया 6, ये आ गया 1। अब ये क्या है हमारा भाजक, तो ये क्या हमारा शेषफल। अब या तो शेषफल इससे छोटा रहेगा, या फिर क्या आएगी 0 आएगी। 2 से बड़ा अगर मान लो मैं इसको कहूँ कि यहाँ पे तो 2 बच गया, तो अगर 2 होगा तो ये आगे भी तो डिवाइड हो जाएगा ना। तो या तो ये हमारा शेषफल 0 बचेगा, या तो कोई भी नंबर बच सकता है, लेकिन जो भी हमारा भाजक होगा इस भाजक से छोटा ही होगा। अगर भाजक के बराबर हुआ या भाजक से बड़ा हुआ तो हम क्या करेंगे, उसको आगे भाग कर लेंगे। तो यही मतलब है यहाँ पे कि जो हमारी ये शेषफल होता है वो क्या होगा, या तो हमारी 0 आएगी, या 0 से बड़ा नंबर आ सकता है, लेकिन हमारे भाजक से वो क्या होगा, हमेशा छोटा ही होगा। ठीक है, अब आगे करेंगे। अब हम मान के चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या दे रखा था, धनात्मक विषम पूर्णांक दे रखा था, तो क्या मानेंगे, माना ए को क्या मान लिया, माना ए एक विषम पूर्णांक है। क्या है, ए को एक विषम पूर्णांक मान लिया, जो 6 क्यों लिया, देखो यहाँ पे 6 दे रखा है इन्होंने क्यू के साथ में, तो हमने क्या लिया, यहाँ पे 6 लिया, जो 6 से बड़ा है, 6 से क्या है, बड़ा है। ये हम मान के चले हैं, अर्थात हम क्या कहेंगे, b हमारा क्या हो जाएगा 6, यानी कि हमने क्या मान लिया b यानी कि हमारा भाजक क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, तो भाजक अगर हमारा 6 होगा तो जो हमारा शेषफल होगा वो कितना होगा, या तो 0 होगी, या तो 1 हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी, 4 5, लेकिन ना तो 6 होगा और ना ही 6 से बड़ा कोई नंबर होगा। तो जो भी हमारा शेषफल होगा, जो भी हमारा r होगा, वो क्या होगा, इनमें से तो कोई भी एक नंबर हो सकता है, लेकिन इनसे अलग कोई नंबर नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, इन सारे नंबर्स को एक एक करके हमारे इस जो ये प्रमेय है इसके अंदर हम इसको यूज़ करेंगे, इसके अंदर हम इसके नंबर्स को पुट करेंगे। कैसे करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे 0। सबसे पहले लिखो केस 1, यानी कि केस 1 में हम क्या करेंगे, जब r का मान 0 हो, यानी कि मान के चलेंगे कि हमारा r का मान क्या आ गया 0, यानी कि शेषफल क्या आ गया 0। तो 0 होगा तो क्या होगा हमारा, a इज इक्वल टू क्या है, बी क्यू जमा में r। तो r की वैल्यू पुट करो, क्या पुट करेंगे 0, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी क्यू एज इट इज़, प्लस r की जगह क्या हो जाएगी हमारी 0। तो a इज इक्वल टू, अब b की वैल्यू भी पुट कर दो, b की वैल्यू क्या है हमारी 6 है, तो ये क्या हो जाएगा a इज इक्वल टू 6 क्यू। ठीक है, तो ये आ गई हमारी जब r की वैल्यू क्या थी 0। तो ये हो गया केस फर्स्ट। अब हम क्या करेंगे, स्टेप 2 या केस 2 कुछ भी लिख सकते हैं। केस सेकंड में हम क्या करेंगे, जब r का मान क्या होगा 1, जब r का मान
1 हो, 1 होगा, ठीक है। तो r का मान 1 होगा तो क्या आ जाएगा, अब हम क्या करेंगे, r की जगह पे 1 पुट कर देंगे। a इज इक्वल टू में बी क्यू जमा में r, a एज इट इज़ रहेगा, b की जगह हम 6 पुट कर देंगे, क्यू एज इट इज़ रहेगा और r की जगह हमारा क्या आ जाएगा 1, तो a की वैल्यू हमारी आ गई ये। अब दूसरे केस, तीसरा जो केस होगा, 2 केस हो गए, तीसरे केस में हम क्या कहेंगे कि r की वैल्यू कितनी होगी भाई, 2 होगी, क्या होगी 2। तो क्या लिखेंगे, केस थर्ड में जब r का मान 2 होगा, r का मान 2 होगा तो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू में बी क्यू जमा में r, a एज इट इज़ रहेगा, b की जगह क्या पुट कर देंगे 6, क्यू एज इट इज़ आ जाएगा और r की जगह पुट कर देंगे 2। तो ये हो गया केस थर्ड। अब क्या करेंगे, 3 पुट करेंगे। केस फोर्थ में क्या लिखेंगे हम, केस फोर्थ जब r का मान क्या हो, यहाँ पे 2 किया था तो अब करेंगे 3 होगा, जब r का मान 3 होगा तो क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू में फार्मूला क्या है, बी क्यू जमा में r, a एज इट इज़, b की जगह क्या रखेंगे 6, क्यू एज इट इज़, r की जगह क्या हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या आ गया मान, ठीक है। अब हमारा क्या बच गया, देखो 3 हमने पुट कर दिया, लेकिन अब हम पुट करेंगे हमारा 4 और 5। तो केस फिफ्थ हमारा क्या बन जाएगा, केस फिफ्थ जब r का मान क्या होगा भाई 4 होगा, r का मान क्या होगा 4 होगा, तो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू में बी क्यू जमा में r। तो a क्या आ जाएगा, b की जगह हम क्या पुट कर देंगे 6 कर देंगे, 6 क्यू जमा में r की जगह क्या हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। अब लास्ट हमारा क्या हो सकता है, r हमारा 5 हो सकता है, तो क्या कहेंगे, केस नंबर 6 में क्या कहेंगे, जब r का मान 5 होगा तो क्या हो जाएगा, a बराबर है बी क्यू जमा में r। अब वैल्यू पुट करो, a हमारा ऐसे कैसे रहेगा, b की जगह हम क्या कहेंगे 6, क्यू जमा में r की जगह कौन आ जाएगा 5, ठीक है। तो ये हमने बना लिए केस। अब हम क्या कहेंगे कि किसी भी संख्या को 6 से या किसी सम संख्या से गुणा करने पर हमारी जो संख्या आएगी वो संख्या भी कैसी आएगी, सम संख्या आएगी। तो इसे हम लिखेंगे, किसी भी क्या लिखेंगे, किसी भी संख्या को 6 से या किसी सम संख्या से गुणा करने पर आने वाली संख्या या प्राप्त होने वाली संख्या भी सम संख्या होती है। क्या होती है, सम संख्या होती है। कैसे, अब देखो मान लो मैंने क्या किया, 1 को गुना कर दिया 6 से, तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। अगर मैं कहूँ 1 को मैं कर दूँ गुना 4 से तो क्या आ जाएगा 4। तो ये क्या है 6, ये क्या है 4, सम संख्या है। तो जो रिजल्ट आया वो भी तो क्या आया, सम आया ना। तो किसी संख्या को अगर हम सम संख्या से गुना करते हैं तो जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या आएगा, हमारा सम ही आएगा, यानी कि सम संख्या ही आएगी। अब मैंने 2 को गुना किया 6 से तो क्या आया 12, ये भी सम संख्या है। 3 को किया 6 से, ये क्या आया 18, ये भी सम संख्या है। 4 को किया 6 से क्या आया 24 आया, ये भी सम संख्या है। 5 को किया 6 से क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा, ये भी सम संख्या है। 6 को 6 से करूँगी तो क्या आ जाएगा 36 आ जाएगा, ये भी सम संख्या है। 7 को 6 से करूँगी तो क्या आ जाएगा 42 आ जाएगा, ये भी सम संख्या है। 8 को अगर मैं 6 से करूँगी तो क्या आ जाएगा 48 आ जाएगा, ये भी सम संख्या है। 9 को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा क्या आ जाएगा 54 आ जाएगा, ये भी सम संख्या हो जाएगी। अब अगर मैं 10 को 6 से गुना करूँ, मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आ जाएगा मेरा 60 आ जाएगा। यानी कि किसी भी नंबर को मैंने जब एक सम संख्या से मल्टीप्लाई किया तो मेरा उत्तर वापस से क्या आया, सम संख्या ही आ गया। तो अब हम क्या कहेंगे कि अगर हम
किसी संख्या को किसी सम संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट जिस तरह से हमारा सम संख्या आती है, ठीक वैसे ही अगर हम एक सम संख्या में क्या करते हैं, अगर हम एक सम संख्या में कोई दूसरी सम संख्या जोड़ दे, क्या जोड़ दे, सम संख्या जोड़ दें, तब हमारा रिजल्ट क्या होगा, सम के अंदर सम जोड़ने के बाद रिजल्ट क्या होगा, सम संख्या ही होगा। ठीक है, जैसे गुना करने पर सम संख्या आई थी, वैसे ही अगर हम किसी सम संख्या के अंदर कोई दूसरी सम संख्या जोड़ देते हैं तो जो रिजल्ट आता है वो भी क्या आता है, सम संख्या ही आती है। कैसे, जैसे मैंने लिया 2, 2 क्या है, सम संख्या, इसमें मैंने जोड़ा 4, क्या आ जाएगी, 6, ये भी सम, ये भी सम, आया क्या, वो भी सम आया। मैंने लिया 4 और इसमें जोड़ा मैंने 6, आया क्या, 10, ये भी सम संख्या, ये भी सम संख्या, आने वाली भी सम संख्या। मैंने लिया 4 और 4 में मैंने जोड़ा 4, आया कौन, 8, ये भी सम, ये भी सम, आया कौन, वो भी सम। यानी कि एक सम संख्या के अंदर अगर हम दूसरी सम संख्या जोड़ते हैं तो रिजल्ट भी क्या आएगा, सम संख्या आएगा। ठीक वैसे ही अगर हम किसी सम संख्या के अंदर अगर विषम संख्या जोड़ देते हैं, क्या, अगर हम सम संख्या के अंदर कोई विषम संख्या जोड़ दें तो रिजल्ट हमारा क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विषम संख्या हो जाएगा। ठीक है, सम के अंदर सम जोड़ने से सम आता है, लेकिन अगर सम के अंदर विषम जोड़ देते हैं तो उत्तर हमारा विषम आ जाएगा। कैसे, जैसे 6 में मैंने जोड़ा 1, आ जाएगा मेरा 7, 7 क्या है, मेरी विषम संख्या है, जोड़ा क्या मैंने, विषम संख्या, किसके अंदर जोड़ा मैंने, सम संख्या के अंदर। मैंने जोड़ा 6 में जोड़ा मैंने 3, 3 क्या है, विषम संख्या, उत्तर कौन आया, 9, 9 को क्या है, हमारी एक विषम संख्या। मैंने लिया, मान लो मैं यहाँ पे कह दूँ, मैं ले लूँ 4, 4 में मैंने जोड़ा 3, ये क्या है, सम, ये क्या है, विषम, उत्तर क्या आया, मेरा विषम। यानी कि सम संख्या में अगर विषम संख्या जोड़ेंगे तो रिजल्ट हमारा विषम ही आएगा। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, क्वेश्चन में हमें दी थी विषम संख्या। ये देखो क्वेश्चन में हमें क्या दिया था, धनात्मक विषम पूर्णांक दिया था, यानी कि विषम संख्या दी थी। तो हम क्या कहेंगे कि एक सम संख्या में अगर हम विषम संख्या जोड़ेंगे तो वो किस रूप में आएगा, विषम के रूप में ही आएगा। तो कैसे लिखेंगे, अतः हम कह सकते हैं कि सभी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q जमा 1, 6q जमा 3, 6q जमा 5 के रूप में होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने प्रूव करके दिखाया ना कि जब सम में हम विषम जोड़ते हैं तो विषम ही आ जाएगा। तो ये 6 क्यों, ये क्या है, ये हमारा सम है, सम में हमने विषम जोड़ा तो हमारा क्या आ जाएगा, विषम आ जाएगा। तो इसी के साथ ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म होता है। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आता है, अच्छा लगता है, तो मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।